यूपी में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है और एक महीने पहले से बीजेपी की सियासी नैया हिलने लगी है। दोबारा सत्ता पाने के लिए भगवा दल अपनी कश्ती को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश में था कि बीच मझधार में एक एक करके विधायक साइकिल पर छलांग लगाने लगी। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हालात यूपी की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। 3 मंत्रियों समेत 11 विधायक बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। सियासत की गहरी समझ रखने वाले कहते हैं कि सबको अपना हित साधना है और चुनाव से पहले ऐसा भी होता रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि कहीं यूपी का हाल भी बंगाल के जैसा न हो। बंगाल में क्या हुआ था? ज्यादा नहीं, 7-8 महीने पीछे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव था, एक तरफ बीजेपी थी तो वहीं बंगाल में सुनहरे सपने लगातार संजो रही थी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी खेला होबे का नारा बुलंद कर रही थी। बीजेपी के पास पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर राज्य के नेताओं की बड़ी फौज थी, लेकिन ममता अकेले दिख रही थी। भगवा दल के आक्रामक प्रचार ओ दीदी की गूंज से देश भर के लोगों को लगा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। लेकिन बीजेपी की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू चला और बीजेपी के हिंदुत्ववादी पर ममता भारी पड़ी। लेकिन असली खेला तो अभी बाकी था। जी हाँ, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का जोश देख टीएमसी के कई विधायक और दिग्गज कुछ वैसे ही सियासी नैया छोड़कर कमल हाथों में उठा लिए थे। जैसा यूपी में हो रहा है, उस समय ममता ने इन नेताओं को मीर जाफर तक की संज्ञा दे दी थी। लेकिन जैसे ही नतीजे आए, पलायन करने वाले नेताओं में बेचैनी होने लगी। उन्हें बीजेपी में अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगा। बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 213 सीटें मिली और 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी का आंकड़ा लाख कोशिशों के बाद भी 77 तक पहुंच सका। 1 महीना भी नहीं हुआ था और भाजपाई बने टीएमसी के नेता घर वापसी करने लगे। 4 साल पहले बीजेपी में गए टीएमसी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय ने वापसी की तो बीजेपी का कुनबा बिखरने लगा। उस समय बंगाल की एक विधायक का बयान काफी चर्चा में रहा था। सतगचिया से 4 बार विधायक रही सोनाली ने कहा था कि जिस तरह से पानी के बाहर मछली नहीं रह सकती, उसी तरह दीदी मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। नेता अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगे और फिर राज्य में बीजेपी के नेता और कई विधायक ममता के पाले में आकर खड़े हो गए। ये बीजेपी के लिए चुनाव में हार से बड़ा झटका था, क्योंकि इससे मजबूत विपक्ष की हैसियत भी खोती दिखी। शायद ममता बनर्जी के खेला होबे नारे से प्रेरित होकर ही अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में मेला होबे का हैशटैग लगाना शुरू किया है। क्या यूपी में होने वाला है बीजेपी बनाम सपा? अब बात देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश की करते हैं। यूपी चुनाव को लेकर एक बात साफ दिख रही है कि सपा बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। उधर बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव से ही सबका साथ की बात करते हुए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। इसका फायदा ये होता है कि वो 80:20 के समीकरण को साधने या फिर हिंदू वोटों को एकजुट करने में सफल रहती है, जबकि सपा और बसपा और दूसरे दलों पर जाति आधारित राजनीति करने के आरोप लगने से वो जनाधार बढ़ाने में पीछे छूट गए। ये बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग थी, जिस पर काम काफी पहले से हो रहा था और अब परिणाम मिलना शुरू हुआ। हालांकि इस बार बीजेपी के लिए टेंशन अलग है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तमाम छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर नया जातीय समीकरण बनाया था। इसमें बीजेपी का परंपरागत वोट मिलाकर एक ऐसा मजबूत समीकरण बना कि पार्टी क्लीन स्वीप कर गई। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से घटनाक्रम घटा, उसने राज्य में बीजेपी के पक्ष में बने जातीय समीकरणों में जो दरार डाली, वो अब खुलकर दिखने लगी है। बीजेपी की पिछली चुनावी रणनीति यानी स्मॉल पार्टी बिग प्लानिंग पर इस बार समाजवादी पार्टी काम करती दिख रही है। इसका संकेत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगस्त में ये नारा देकर कि नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवा का साथ दे दिया था। लेकिन तब से किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि तब तक राज्य में बीजेपी को अजय ही माना जा रहा था। पिछला चुनाव बीजेपी ने राम मंदिर, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, सुशासन और विकास के मुद्दों पर जीता था।
तब उसे गैर यादव पिछड़ी जातियों का भी भारी समर्थन मिला था। लेकिन चुनाव के हिंदुत्व के प्रतीक और परोक्ष रूप से अगड़ी जाति के क्षत्रिय योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने से पिछड़ी जातियों में आत्ममंथन शुरू हो गया। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में पिछड़ों ने बीजेपी को ही समर्थन दिया, क्योंकि तब मोदी के नाम पर वोट मांगे गए थे। इस बार ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि मोदी यूपी के सीएम तो नहीं हो सकते। योगी की अपनी कार्यशैली पर भी इस असंतोष का एक कारण है। स्वामी प्रसाद जैसे नेता जो कि सीएम बन सकने की उम्मीद में बीजेपी में आए थे, नाउम्मीद होकर फिर दूसरी पार्टी में चले गए हैं। कुल मिलाकर संदेश यही गया है कि बीजेपी पिछड़ों का समर्थन तो नहीं चाहती, लेकिन मौका आने पर मुख्यमंत्री का ताज किसी और के सिर पर रख देती है। इस बार भी ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बीजेपी का किला बुरी तरह से दरक गया है। आज की तारीख में संगठन, संसाधन और धन बल में वो सब भारी है। विकास के दावे, व्यापक हिंदू एकता और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पूरा जोर दे रही है। उधर समाजवादी पार्टी की राह भी आसान नहीं है। कागज पर गणित किधर भी झुकता दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी आसानी से सत्ता हाथ से जाने देने वाली नहीं है, क्योंकि यूपी में सत्ता खोने का संदेश पूरे देश और दुनिया में जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में आने से पहले एक जातीय समीकरण काफी हद तक सरकार बनाने की बड़ी भूमिका निभाता था। यानी जिस चुनाव क्षेत्र में जिस जाति के वोटों की संख्या ज्यादा, वहीं से उम्मीदवार निकलता और जीतता था। यही फॉर्मूला पूरे राज्य के संदर्भ में देखें तो आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी समुदाय से लेकर 1990 के दशक से 2000 तक के इतिहास को पलटे तो कल्याण सिंह जैसे बड़े नेताओं को आगे करने में पीछे बीजेपी की रणनीति भी साफ हो जाती है। 90 के दशक में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति चल रही थी। बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाते हुए ऐसे नेता पर भरोसा जताया जो ओबीसी समाज से था। कल्याण सिंह लोधी समुदाय से थे, जिसकी आबादी सेंट्रल यूपी से पश्चिमी यूपी तक फैली है। पिछड़ों की आबादी में यादवों और कुर्मी के बाद तीसरे नंबर पर इस समाज की संख्या बताई जाती है। दरअसल पहले बीजेपी पर आरोप लगते थे कि वो बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है, और इस तरह बीजेपी ने खुद को ओबीसी से कनेक्ट किया। बाद में 2014 चुनाव से पहले जब अमित शाह यूपी के प्रभारी बने, तो संगठन से लेकर सियासी रणनीतियां बनाने में कल्याण सिंह के फॉर्मूले को ही अपनाया गया। ओबीसी, दलित और महिलाओं को विशेष तवज्जो दी गई। पिछड़ों को जोड़ने की सोशल इंजीनियरिंग काफी सफल रही। बीजेपी को पलायन की टेंशन, लेकिन 2022 में क्या होगा? ये सवाल इसलिए अहम हो गया है क्योंकि जिन 3 मंत्रियों ने बीजेपी का साथ छोड़ा और साइकिल पर सवार हुए, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं और तीनों का अपने क्षेत्र में प्रभाव है। उनके साथ गए विधायक भी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं और इसका फायदा अखिलेश यादव की सपा उठा सकती है। कौन कौन छोड़ गए भगवा पार्टी? 5 बार विधायक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य 1980 के दशक से राजनीति में हैं। वो कुशीनगर जिले के पडरौना सीट से जीतते रहे हैं। यूपी की राजनीति में उनकी छवि एक प्रभावशाली और गैर यादव ओबीसी नेता की है। यादवों का वोट सॉलिड हुआ और ओबीसी समुदाय का पूरा साइकिल के साथ हुआ तो पासा पलट सकता है। दारा सिंह चौहान 1996 से राजनीति में हैं। वो बसपा सपा फिर बसपा से होकर बीजेपी में गए। उन्हें ओबीसी मोर्चा की अहम जिम्मेदारी दी गई थी। वो मऊ जिले की मधुबन सीट से जीते थे और उनके सपा में जाने के बाद बड़ा गैप हो सकता है। इसी तरह शाहजहांपुर जिले की तिलहर सीट से विधायक रोशनलाल वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी और बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति, कानपुर में बिल्हौर से विधायक भगवती शरण सागर, शिकोहाबाद सीट से विधायक मुकेश वर्मा, औरैया की विधुना सीट से विधायक विनय शाक्य, लखीमपुर जिले की धौरहरा सीट से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, मुजफ्फरनगर जिले में मीरापुर सीट से अवतार सिंह भड़ाना और योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी, सहारनपुर जिले की नकुड़ सीट से विधायक। ये नाम उन नेताओं के हैं जो बीजेपी छोड़ चुके हैं। भगवा दल की चिंता यह है कि इनमें से कई नेता बीजेपी में रहते हुए ओबीसी समुदाय से जुड़ी कई समितियों में रहे और काम किया। अलग अलग जातियों में इनका प्रभाव है और उसका फायदा सपा को हो सकता है। इन सभी नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी में दलित और पिछड़े समुदाय की उपेक्षा की जा रही है। इन लोगों ने इस्तीफे में किसानों, नौजवानों के रोजगार जैसे कुछ मुद्दों की चर्चा की है, जिस पर बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है।
हालांकि ये कंडीशन तब बनेगी जब यूपी चुनाव में साइकिल दौड़ेगी। लेकिन फिर बीजेपी का हिंदुत्व वाला एजेंडा कामयाब रहता है तो उस दिन हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब पलायन कर चुके इन नेताओं की अंतरात्मा फिर से जाग उठे और वो कमल हाथों में उठा ले। लेकिन असली मुद्दा ये राजनीतिक भगदड़ का ट्रेंड और यूपी में बीजेपी विधायकों का पार्टी को टाटा करना। इस बात पर सवालिया निशान लगाता है कि क्या बीजेपी की ओबीसी केंद्रित राजनीति में कहीं न कहीं खोट है, नियत और यथार्थ में फासला है। लिहाजा यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए हिंदुत्व की छतरी की सभी ताड़ियों को चाक चौबंद रख पाने की चुनौती भी है। तो क्या यूपी में भी वो खेला शुरू हो गया है जिसे अखिलेश यादव मेला होबे बता रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।